अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। गर्दिश दौरा बाज़ औक़ात अजब रंग दिखाती है और इंसान फैसला नहीं कर पाता कि जो उसके साथ हुआ वो अच्छा था या बुरा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसके बारे में आज तक मैं फैसला नहीं कर पाया कि आगाज अच्छा था या अंजाम। मेरे दोस्त को एक मशहूर बुजुर्ग के मज़ार पर जाना था। उसने इसरार किया कि मैं भी उसके साथ चलूं। शुरू में तो मैंने इनकार किया, मगर जब उसका इसरार हद से बढ़ गया तो मैं उसकी मोहब्बत में साथ चल पड़ा। इंसान भी अजब है कि खालिक से ज्यादा मखलूक को अहमियत देता है, परवरदिगार के अहकामात और खुशनुदी को नजरअंदाज कर देता है, मगर दूसरों की खुशी की खातिर अपनी मर्जी के खिलाफ बहुत कुछ करने को तैयार हो जाता है। जिसकी नाराजगी से डरना चाहिए उससे हम डरते नहीं और दूसरों को खुश रखने की सर तोड़ कोशिश करते हैं। उस वक्त भी मैंने अपने दोस्त की खुशी के लिए अपनी माँ की बीमारी को नजरअंदाज कर दिया। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और रसूलन मुझे अपनी बीमार माँ के साथ रहना चाहिए था। मेरी माँ ने एक बार कहा भी कि मेरा बुखार जरा हल्का हो जाने दो फिर चले जाना, मगर मैं ठहरा शुरू से ही जिद्दी और मनमानी करने वाला। बैग में 2 सूट रखे और अपने दोस्त के घर चल पड़ा। वो भी तैयार था। मज़ार एक पहाड़ी पर था। हमें एक दोस्त के घर रुकना था। आधे रास्ते में पहुंचकर मैंने बताया कि अम्मी को बुखार था। वो कह रही थी कि मैं किसी और दिन चला जाऊं, मगर मैं तुम्हारी बात टाल नहीं सकता था, इसलिए चला आया। ये बोलकर मैंने फखरिया अंदाज से अपने दोस्त की तरफ देखा कि वो मुझ पर रश्क करेगा कि उसकी दोस्ती में मैं अपनी माँ की बीमारी को नजरअंदाज करके आया हूं, मगर उसकी आंखों में मुझे मलामत नजर आई। उसने तशवीश से मेरी तरफ देखा और बोला, काश एक बार तुम चलने से पहले मुझे माँ की बीमारी का बता देते, हम कुछ दिन बाद चले आते ना। यहाँ आने से ज्यादा जरूरी इस वक्त उनका ख्याल रखना था। मैंने नदामत से सर झुका लिया, मगर अब क्या हो सकता था। हम काफी फासला तय कर चुके थे। 2 घंटे बाद हम जाहिद के घर पहुंच गए। उसने हमारा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और पुरतकल्लुफ खाना खिलाया। खाने के बाद हमने मजेदार चाय पी और पहाड़ी की तरफ चली जहां मज़ार था। जाहिद और अम्मार बड़े ताज़ा दम लग रहे थे और मुझे सफर ने अच्छा खासा थका दिया था। वो दोनों आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे। वो दोनों बातों में मगन थे। उन्हें ख्याल नहीं रहा कि मैं उनसे काफी पीछे रह गया हूं। रश भी बहुत ज्यादा था। अब तो मुझे वो दोनों नजर भी नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा मजीद ऊपर जाने की बजाय बेहतर है कि मैं नीचे बैठकर उनकी वापसी का इंतजार करूं। मैं सीढ़ियों के करीब पड़े हुए एक बड़े पत्थर पर टिककर बैठ गया। थोड़ी देर बाद 2 आदमी मेरे पास आए, मुसाफा की और बोले, हम अपनी बहन की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। हमें आप बहुत पसंद आए हैं, आप हमारे साथ चलें। यहीं पास ही हमारा घर है। आप हमारी बहन को देख लें। अगर आपको वो पसंद आ जाए तो हम आप दोनों की शादी कर देंगे। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। थोड़ी देर तो मैं सोचता रहा कि साथ चलूं या नहीं, उन्हें मना कर दूं। कभी दिल कहता साथ चल पड़ूं। बहरहाल दिल दिमाग आपस में उलझे रहे कि मेरी इस उलझन को देखते हुए नौजवान मुस्कुराया और बोला, सोचें गहरी हो जाएं तो फैसले कमजोर पड़ जाते हैं। हमारे साथ चलने में कोई हर्ज नहीं। शादी करना या ना करना तो आपकी मर्जी पर मुनहसर है ना, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। यह सुनकर मैं साथ चल पड़ा। मैंने ये भी ना सोचा कि मेरे दोस्त मुझे ना पाकर परेशान हो जाएंगे और फिर दिल में ये ख्याल आया कि चलो एक शुगल ही सही, इसी बहाने खाने पीने के अलावा लड़की तो देख सकूंगा। यही सब सोच समझकर मैं उनके साथ चल पड़ा। थोड़े फासले पर उनका घर था। घर क्या था, पूरा महल था। बैरूनी दीवार बेल से ढकी हुई थी। लकड़ी का बहुत खूबसूरत और नफीस गेट था। हम अंदर दाखिल हुए तो दोनों साइड्स पर खूबसूरत लॉन थे। तकरीबन हर किस्म के फूल और पौधे वहां मौजूद थे। राहदारी जहां खत्म होती थी वहां एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था। टाइल्स आसमानी और सफेद कलर की आमेजिश से बनी हुई थी। यूं लगता था जैसे आसमान अपने बादलों समेत जमीन पर उतर आया हो। दीवारों पर सफेद पेंट था, छतों पर ग्रीन निहायत नफीस सोफे, ब्राउन कलर के पर्दे, बाकी हर चीज ब्राउन और ग्रीन कलर की थी। मुझे लग रहा था जैसे किसी बादशाह के महल में आ गया हूं। हर चीज से करीना और सलीका टपक रहा था। इतने शानदार घर में मुझे अपना वजूद हकीर महसूस हो रहा था। न जाने उन लोगों को मुझ में क्या नजर आया था जो मुझे ले आए।
मेरे दिल में आया शायद लड़की में कोई जिस्मानी नुक्स होगा। मुझे जल्दी थी कि लड़की को देखूं, इनकार करूं और वापस जाऊं, मगर वो लोग तरह तरह के लवाजमात मेरे सामने रखते जा रहे थे। भूख ना होने के बावजूद मैंने खूब सेर होकर खाया। शायद इतना लजीज खाना आज तक मैंने खाया ही ना था। फिर चाय आ गई, इतनी मजेदार कि मुझे 2 कप पीकर भी तसल्ली ना हुई। उस चाय की कुछ अलग ही बात थी। मुझे लग रहा था कि इस घर में बहुत सारे मुलाजिम हैं। इतने कम वक्त में इतनी डिशेस तैयार करना एक बावर्ची का काम तो नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद जिस लड़की को मेरे सामने लाया गया तो वो तो शहजादी थी। मेरी नजरें उस पर पड़ी तो जैसे जमकर रह गई। उसका मासूम और खूबसूरत चेहरा, गजाली आंखें, गालों पर शफक की लाली। मुझे बेसाख्ता वो शेर याद आ गया, तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तस्वुर में लुटा दी हमने। खैर, उसके हुस्न के आगे तो सारी शायरी मान थी। मैं तो उसके हुस्न में यूं खोया कि इर्द गिर्द का होश ही न रहा। काफी देर बाद मैं खुद को संभाल पाया। कौन कमबख्त शादी से इनकार कर सकता था? मुझे तो अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था। मैंने हामी भरने में देर ही ना लगाई। उन लोगों ने उसी वक्त शादी का बंदोबस्त कर दिया। एक मौलवी को लाए और उसी वक्त हमारा निकाह पढ़ा दिया गया। उसी महल के खूबसूरत कमरे में हुजला अरूसी को सजाया गया। यूं लगता था हर काम पहले से ही मुकम्मल कर लिया गया है। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे सुहानी और हसीन रात थी। दिल चाह रहा था कि वक्त यहीं थम जाए, मगर वक्त रुकता कब है। सुबह हो गई। मुझे अपने दोस्तों को भी यह वाकया बढ़ा चढ़ाकर सुनाना था, तो मैं तसव्वुर में सोच रहा था जब उन दोनों को ये सब बताऊंगा तो उन दोनों के तासुरात क्या होंगे। वो तो मेरी किस्मत पर रश्क करेंगे। मैं नाश्ते के बाद उन लोगों से इजाजत लेकर वहां से निकल आया। अपने दोस्त के घर पहुंचा। वो दोनों हस्बे तवक्का काफी परेशान थे। मेरी गुमशुदगी के बायस मुझे देखकर गालियों से मेरी इज्जत अफजाई की गई। खूब अपने दिल की उन दोनों ने भड़ास निकाली। मुझे पहले ही अंदाजा था। मैंने उन दोनों से माफी मांगी और सारी बात बता दी कि मेरे साथ क्या वाकया पेश आया है। वो दोनों हैरान रह गए। उन्हें ये सब कुछ झूठ लग रहा था। मैंने उन दोनों से कहा, चलो तुम्हें वहां ले चलता हूं, अपनी बीवी से मिलवाता हूं ताकि तुम लोगों को यकीन आ जाए। हम तीनों घर से निकले और उस जगह पहुंच गए जिस जगह पर वो महल था, मगर अब वहां कोई महल मौजूद नहीं था। वहां तो उजाड़ जमीन थी। महल न जाने कहां गायब हो गया था। वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पास अपनी बात की सच्चाई का कोई सबूत नहीं था। वो दोनों मुझे बातें सुना रहे थे कि कहानी बड़ी अच्छी बनाई है तुमने, तुम्हें तो कोई फिल्म बनानी चाहिए, तुम तो बड़े अच्छे राइटर हो। मैं शर्मिंदा होकर उनकी बातें सुनता रहा। अगले दिन हमारी वापसी थी। मैं जाने से पहले फिर वहां गया, मगर वहां वही उजाड़ और वीरान जमीन थी। मैं मायूस होकर वहां से लौट आया। फिर हम वापस आ गए। घर आया तो अम्मा को अभी तक बुखार था। उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गया। 1-2 और काम किए। रात हो गई। मैंने छत पर जाकर चारपाई पर अपना बिस्तर लगाया और लेट गया। रात 12 बजे का वक्त होगा जब मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ और भी कोई है। मैंने आंखें खोली तो वही शहजादी मेरे करीब थी। मैं एकदम डर गया कि ये यहाँ कैसे आ गई। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा घर वहां से गायब था, मैंने कई चक्कर लगाए। उसने मुझे बताया, मैं कोई इंसान नहीं बल्कि मेरा ताल्लुक कौमे जिन्नात में से है, और अब मैं तुम्हारी बीवी हूं, इसलिए मैं सारी उम्र तुम्हारे साथ रहूंगी। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। मेरी कैफियत ही कुछ और थी। वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और मेरी नफरत बढ़ती जा रही थी। फिर यही सिलसिला चल निकला। वो हर रोज 12 बजे के बाद रात में मेरे साथ होती। मैं उदास और परेशान रहने लगा। सब मुझसे पूछते, मगर मैं किसी को क्या बताता। मैं मुलाजमत के सिलसिले में बहुत परेशान था। ग्रेजुएशन किया था मगर कहीं काम नहीं बन रहा था। रात को वो आई तो मैंने उससे बात की। वो बड़ी मोहब्बत से बोली, मेरे होते हुए तुम्हें काम की क्या जरूरत? रोज सुबह अपना तकिया उठाना, नीचे से 1000 का नोट मिलेगा। सुबह जब मैंने तकिया उठाया, सच में नीचे 1000 का नोट पड़ा था। फिर यह सिलसिला चल निकला। तब मेरे घर वालों को मुझ पर शक हुआ कि बगैर मुलाजमत के सब खर्च ठीक कैसे चला रहा है। मेरी वालिदा को शक हुआ कि मैं कोई गैर कानूनी काम तो नहीं करता। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें यकीन दिलाया कि मैं कोई गलत काम नहीं करता। एक रात मैंने उससे कहा कि मुझे इस तरह फारिग बैठे रकम नहीं चाहिए, सब मुझ पर शक करते हैं,
मुझे कोई मुलाजमत दिला दो। उसने कहा, सुबह फलां कंपनी चले जाना, मुलाजमत मिल जाएगी। मैं सुबह तैयार होकर उस कंपनी में पहुंच गया। कंपनी वालों ने बगैर किसी इंटरव्यू के मुझे मुलाजमत दे दी। मुलाजमत मिली तो मेरे घर वालों को मेरी शादी की फिक्र हुई। मेरी वालिदा ने भी कहा कि अब मुझसे काम नहीं होता। मैं खामोश रहा। उन लोगों ने खुद ही लड़की पसंद की, मंगनी हुई, शादी की तारीख तय हो गई। जब हम लोग बारात लेकर लड़की वालों के घर पहुंचे तो मेरी बीवी, जो कि जिन जाती थी, अपने भाइयों और रिश्तेदारों को इकट्ठा करके ले आई। उनके हाथ में पहाड़ साइज के डंडे थे और वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं चीख रहा था, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचाओ। मेरी हालत पागलों की तरह हो रही थी, लेकिन वो किसी को भी नजर नहीं आ रहे थे। दुल्हन वाले सब लोग मुझे पागल समझने लगे। मैं भागकर कभी किसी के पीछे छुपता तो कभी किसी के पीछे। मैं चीखता रहा, मुझे बचाओ, इनसे कोई तो मुझे बचाओ। वहां मौजूद लोग कुछ तो मेरी हालत पर हैरान हो रहे थे, कुछ मुझे पागल समझकर हंस रहे थे, और मुझे उस वक्त सिर्फ अपनी जान की फिक्र थी। लोग जो मर्जी समझें, जितना वो लोग मेरे करीब आ रहे थे उतनी ही मेरी चीखें बढ़ रही थी। मेरी चीखें सुनकर एक अल्लाह वाले बुजुर्ग सामने आ गए। उन्होंने लोगों से कहा, जो इस नौजवान को नजर आ रहा है मुझे भी नजर आ रहा है, ये सच कह रहा है। बुजुर्ग की बातें सुनते ही कई लोग उनके करीब आ गए। शाह साहब, क्या बात है आखिर, और इस नौजवान की जात से मुंसलिक कैसी बातें आप बता रहे हैं? एक शख्स ने पूछा। शाह साहब ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर सामने की तरफ फूंक मारी। मैं शाह साहब के बहुत करीब सहमा हुआ खड़ा था। मैंने देखा कि शाह साहब के मुंह से निकली हुई फूंक जर्द रंग में तब्दील होकर उनकी तरफ बढ़ी। वो कुल 4 थे, 3 मर्द और एक मेरी बीवी, जो कि जिन्नात नस्ल से थी। वो चारों अपनी जगह जैसे सकते में आ गए थे। उन चारों के आगे एक जर्द रंग की दीवार खड़ी हो गई थी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपनी जगह जैसे मुंजमद होकर रह गए। फिर शाह साहब ने कुछ पढ़कर अपनी शहादत की उंगली पर फूंक मारी और उंगली उनकी तरफ करके इशारा किया तो वो चारों फौरन ही उस जगह से गायब हो गए। चंद मिनट बाद शाह साहब मुझसे बोले, बेटा अब कोई खतरा नहीं, मैंने आर्जी तौर पर इन्हें भगा दिया है, मगर इनका मुस्तकिल इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो अब तुम्हारी जान को खतरा है। अपने वालिद के साथ कल सुबह मेरे पास फलां जगह पर आना, वहां तफसील से बात होगी। शाह साहब ने बुलंद आवाज से चंद लोगों से कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आप लोग बेफिक्र होकर अपना काम करें और खुशी खुशी खाना खाएं। बहरहाल खैरो आफियत से मेरी शादी हो गई। कई लोगों ने मुझे कुरेदने की कोशिश की, मगर मैंने उन्हें टाल दिया। निकाह के बाद खाना खोल दिया गया और फिर 3 घंटे बाद रुखसती हो गई। मैं अपने अहले खाना और बारातियों के साथ घर आ गया। रात खैर खैरियत से गुजर गई। मेरे जहन पर खौफ मुसलसल सवार था। सुबह 11 बजे मैं अपने वालिद के साथ शाह साहब के बताए हुए पते पर पहुंच गया। शाह साहब ने बहुत ही शफीक लहजे में बात की, सारी बातें मेरे अब्बा के गोशगुजार कर दी और फिर बताया, वो लोग बहुत बिफरे हुए हैं, खास तौर पर तुम्हारी जिन्नातन बीवी किसी सूरत तुम्हारी जान बख्शने पर तैयार नहीं। तुम्हारी जान को बहुत खतरा है, इसलिए तुम्हें बचाना बहुत जरूरी हो गया है। 2 घंटे तक एक काले बकरे का इंतजाम करो, ये बहुत जरूरी है। बकरा ज़िबा करके आबादी से थोड़ी दूर झाड़ियों में फेंक आना। इसके अलावा उन लोगों को बोतल में कैद करके मैं तुम्हें वो बोतल दूंगा, जिसे ले जाकर समंदर में फेंक आना। इस तरह तुम्हारी जान हमेशा हमेशा के लिए बच जाएगी। बहरहाल शाह साहब के कहने के मुताबिक मैंने और मेरे वालिद साहब ने फौरन कदम उठाए। शाह साहब ने बकरा ज़िबा करके बोला, इसे झाड़ियों में फेंक आओ। फिर उन्होंने 5 घंटे का एक चिल्ला काटा, जिसमें उन्होंने बड़ी मेहनत और मुशक्कत से उन जिन्नात को बोतल में कैद कर दिया। फिर उन्होंने वो बोतल हमारे सुपुर्द की, जिसे ले जाकर हमने समंदर में फेंक दिया। उस रोज के बाद फिर कभी मुझे वो जिन्नातन बीवी नजर नहीं आई। आज इस वाक़े को बरसों हो गए हैं। मैं अपनी बीवी और 3 बच्चों के हमरा खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ। शाह साहब तो दुनिया से कूच कर चुके हैं। मैं हर रोज अल्लाह ताला के हजूर शाह साहब के हक में दुआ करता हूँ कि उन्हीं की बदौलत आज मैं जिंदा हूँ और खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ।